नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, एचपी टीजीटी कमीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 17 होगी। पिछले 16 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। जो भी नए स्टूडेंट्स इस वीडियो के साथ जुड़े हैं उनको बता दूं, हम 1000+ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं फॉर टीजीटी एग्ज़ाम। जैसे ही आप इस सीरीज़ को लास्ट तक देखोगे, जो भी एक क्वेश्चन के साथ अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं हम उनको अच्छे से देखोगे तो डेफिनेटली अपकमिंग एग्ज़ाम में आपके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ये मेरी तरफ से गारंटी है। लेकिन दोस्तों, आपको हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, ये एक कंडीशन है। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत किस परत में होती है? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, जो एटमॉस्फेयर है उसमें काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं और विद इन लेयर्स इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती हैं उनमें से एक लेयर में ओजोन लेयर देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे यही है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ट्रोपोस्फियर को बोलते हैं क्षोभमंडल, उसके बाद दोस्तों मेसोस्फियर मध्यमंडल, आइनोस्फियर आयनमंडल, और स्ट्रेटोस्फियर को बोला जाता है दोस्तों समताप मंडल। तो बिल्कुल सही आंसर जो है डी है। ये जो ओजोन लेयर है दोस्तों, ये 16 किलोमीटर से लेकर के 48 किलोमीटर तक देखने को मिलती है समताप मंडल में। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे जाते हैं दोस्तों। वायुयान जो हैं वो भी इसी दिशा में और इसी रेंज में उड़ते हैं, यानी कि जो समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फियर है, उसी में एरोप्लेन्स भी उड़ते हैं। तो क्वेश्चन ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, अच्छे से याद रखिएगा। काफ़ी बार मैं जिक्र कर चुका हूँ कि जिस प्रकार भारत के लिए जो हिमालय है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार दोस्तों एक एंटिटी है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। तो क्वेश्चन यही है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? दोस्तों, रीफ को प्रवाल भित्ति भी बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। तो दोनों भाषाओं में कोशिश करता हूँ आप सभी को समझाने की। ग्रेट बैरियर रीफ की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। जो लक्षद्वीप आइलैंड है इंडिया का दोस्तों, वो भी प्रवाल भित्ति यानी कि बैरियर रीफ से ही बना है। सबसे बड़ा जो ग्रेट जिसे हम बैरियर रीफ बोलते हैं वो है ऑस्ट्रेलिया में। तो ए इज़ राइट आंसर, यानी कि पैसिफिक ओशन। कंट्री का नाम याद रखो, समुद्र का नाम याद रखो, ठीक है। आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पृथ्वी के मूल को यानी कि जो कोर है, सबसे पहले क्रस्ट आती है, मेंटल आती है, कोर, ठीक है। पृथ्वी के मूल को डैश के रूप में भी जाना जाता है। जो कोर है दोस्तों, उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर है, इसे हम बोलते हैं बैरिस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर जो है वो आता है क्रस्ट वाला हिस्सा, और मेसोफियर जो आप कह सकते हैं मेंटल वाला हिस्सा है, एंड सो ऑन। सेंट्रोस्फियर ये टर्म इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, आपके घरों में जो संगमरमर या फिर मार्बल्स देखने को मिलते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन आता है? डैश में परिवर्तन के कारण मार्बल का यानी संगमरमर का निर्माण होता है। तो इनके निर्माण से संबंधित प्रश्न बनते हैं। और बिल्कुल सही आंसर की बात करूं दोस्तों, मार्बल्स जो हैं आप इन्हें कह सकते हैं कि ये रूपांतरित चट्टानें हैं, और लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर जो है इसी से इसका निर्माण होता है। तो इसको अच्छे से देख लेना, क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है। और इसका फॉर्मूला जो है ये इम्पोर्टेंट है, CaCO3।
ठीक है। एक क्वेश्चन जो भी दोस्तों नदियां हैं या फिर उनके ऊपर बांध बनाए गए हैं पूछा ही जाता है, और काफ़ी महत्वपूर्ण ये बांध है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है, नदी का नाम है नर्मदा। ठीक है, गुजरात राज्य याद रखिए। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इन्होंने अप्रैल 5, 1961 में नींव रखी थी इस बांध की। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब ये थोड़ा सा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, रटना नहीं है बिल्कुल भी। भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समुद्र तट हैं? अगर इस क्वेश्चन में आपको जरा भी प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसा करना, जैसे ही वीडियो एंड होगा तो आप एक मानचित्र देखिएगा, मैप देखिएगा, उसमें इंडिया देखिएगा, और साथ में हमने ये भी एनालाइज करना है अच्छे से कि जो अरब सागर है या फिर हिंद महासागर है या फिर बंगाल की खाड़ी है, उसके आसपास तटों पर कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य भारत के देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समुद्र तट हैं, यानी कि समुद्र के साथ टच करते हैं वो बाउंड्री, सीमा। तो आंसर बताऊंगा सीधा आपको, ठीक है। 9 राज्य याद रखने हैं, और याद रहे हमीरपुर बोर्ड में लाखों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कितने राज्यों टच करते हैं उनकी बाउंड्री समुद्र के साथ। तो 9 राज्यों। केंद्र शासित प्रदेश भी पूछे जा सकते हैं, तो 4 याद रखिएगा। कौन कौन से आगे हम देख रहे हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आप सभी के कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर करना। मैं यहाँ पे रटाने की बात नहीं करूँगा आपको कि रट लो, क्योंकि रटा हुआ कुछ समय बाद भूल जाता है। बाकी दोस्तों ऐसा ही सब कुछ आप अच्छे से पाना चाहते हैं, डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस एट्सेट्रा, तो आप पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप जरूर करिएगा, आपको मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, तो ज़रूर मैसेज करिए कितनी फ़ीस है, इसमें क्या क्या रहेगा, एंड सो ऑन। दोस्तों इन राज्यों को अच्छे से याद रखो। गुजरात हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। बिल्कुल दोस्तों क्रम में बता रहा हूँ, इस तरह से हम आ रहे हैं। केरल के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, 9 ये हो गए। और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं? दमन एंड दीव। दोस्तों याद रखना, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव आपस में जुड़ चुके हैं। तो इस समय 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। बाकी दोस्तों पुडुचेरी, जिस प्रकार दिल्ली में विधानसभा है उसी प्रकार पुडुचेरी में भी है, तो इसका तट भी है, समुद्र के साथ टच करती है ये बाउंड्री। उसके बाद दोस्तों अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये दोनों क्या हैं? ये दोस्तों आइलैंड्स हैं, लेकिन इनकी बाउंड्री भी टच करती है समुद्र के साथ। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है। दोस्तों जितने भी महाद्वीप हैं या फिर देश हैं, उनमें जो सबसे ऊंचे बिंदु हैं यानी कि पर्वत वगैरह चोटियाँ, उनको अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है जियोग्राफी का। माउंट कोजियास्को डैश में उच्चतम बिंदु है, हाईएस्ट पॉइंट या फिर चोटी। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया में हमें देखने को मिलता है। इसकी ऊंचाई जो है 2228 मीटर है, ठीक है। तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज मत करिएगा, क्वेश्चंस बन चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं लॉर्ड डलहौजी की, तो उसने पूरे इंडिया को कैप्चर करने के लिए एक आइडिया निकाला था जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत के सिद्धांत। तो क्वेश्चन क्या है, व्यपगत के सिद्धांत द्वारा ब्रिटिश संप्रभुता में 17 राज्यों, आप सभी को पता होगा इसके बारे में,
को कब शामिल किया गया था? तो ब्रिटिश जो कॉलोनी थी इंडिया, तो उसमें शामिल किया गया था 17 को 1848 में, ठीक है। उसके बाद पिट का भारत अधिनियम, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पिट्स इंडिया एक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी जानकारी आपको पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में है, आपने कमेंट करके बताना है। अगर आपको इसके बारे में ज़रा भी कुछ मालूम नहीं है तो आपने सिंपली कमेंट बॉक्स चेक करना है, क्योंकि जो कमेंट्स आते हैं स्टूडेंट्स के सराहनीय हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं और आपका ज्ञान जो है वो भी ऐसे ही बढ़ेगा जितना आप लिखोगे। तो दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट पास किया गया था, पारित किया गया था 1784 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल का पद संभालने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यानी कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो काफ़ी सिंपल है दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स। और प्रथम अगर मैं वाइसरॉय की बात करूं तो कौन था दोस्तों? उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। और दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है भारत का गवर्नर जनरल, तो आप सभी का आंसर होना चाहिए लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर यहाँ पे भारत की जगह बंगाल पूछा होता तो आप सभी का आंसर क्या होना था? आप सभी का आंसर होना था बैरन हेस्टिंग्स। तो इन्हीं चीज़ों में पजल होते हैं सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा मुंदरी एक सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे सामाजिक मुद्दे इन्होंने उठाए थे और काफ़ी अच्छा कार्य भी किया था। तो ये बात है 1871 की। सीधा क्वेश्चन आता है कि राजा मुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, इसे कब एस्टेब्लिश किया गया था? तो 1871 आपको याद रखना है। तो इसमें विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो इसका जो मुख्य काम था वो क्या था कि जो भी विधवाएं हैं उनको इंसाफ दिलाना, उनके लिए जो भी कानून इस समाज ने स्थापित कर दिए हैं उन्हें जड़ से उखाड़ना। तो इसकी स्थापना 1871 में की गई थी दोस्तों वीरेशलिंगम के द्वारा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लो लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर हाई एग्जाम्स की, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये तो पता ही होगा कि जो भी राष्ट्रपति है या फिर काफ़ी सारे ऐसे पद हैं भारत में, उनका जो वेतन है वो कहाँ से आता है? उसमें दोस्तों भारत का समेकित कोष है एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन क्या है, राज्यपाल जिसे गवर्नर हम कहते हैं, राज्यपाल के वेतन और भत्ते का शुल्क कहाँ से लिया जाता है? तो इनकी सैलरीज वगैरह जो हैं वो कहाँ से आती हैं? तो ये आती हैं राज्य का समेकित कोष से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पजल होते हैं भारत का समेकित कोष में, ठीक है। तो पजल मत होना, आप सभी का आंसर होना चाहिए राज्य का समेकित कोष। क्यों? क्योंकि राज्यपाल का काम सिर्फ कहाँ पे होता है? राज्य में। तो ऑब्वियसली उसे सैलरी जो है वो भारत की तरफ से नहीं मिलेगी, राज्य की तरफ से मिलेगी। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इतना इम्पोर्टेंट है कि जो हाई लेवल एग्जाम्स होते हैं उनमें मेन में भी ये क्वेश्चन बनता है। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कौन बनाता है? तो 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। इंग्लिश में बात करूं, बट मेक्स द जुडिशरी द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही आंसर है जुडिशियल रिव्यू, हिंदी में बोला जाता है न्यायिक समीक्षा। सपोज करिए आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत आप जा सकते हैं उच्चतम न्यायालय में या फिर उच्च न्यायालय में। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों किस में आती हैं? न्यायिक समीक्षा में, जिसे जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है। तो यही न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक बनाता है। तो इसको अच्छे से देख लेना।
अब दोस्तों ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें पजल होंगे। हालांकि ऑप्शंस में मैंने 31 नहीं डाला है, अगर 31 डाला होता तो आप सभी का आंसर यही होता। ठीक है, भारत के सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो रिसेंटली चेंजेस किए गए हैं इसमें। पहले 31 होते थे, यानी कि 30 होते थे जो सामान्य जज होते थे, न्यायमूर्तियाँ, और दोस्तों एक जो है उसे हम बोलते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो टोटल 31 होते थे, अब क्या है, टोटल होंगे 33 सामान्य न्यायाधीश और एक होगा मुख्य न्यायाधीश। कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। कमेंट करके ज़रा बताओ शरद अरविंद बोबड़े कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, इनका नंबर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके अभी बताओ। अगर इसका आंसर आपको नहीं पता है इसका मतलब ये है कि आपकी बुरी हालत है। कमेंट बॉक्स जरूर चेक करना अगर इसका आंसर आपको नहीं आता है। पंचायत राज दिवस रिसेंटली मनाया गया भारत में, तो काफ़ी कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट्स किए इसके बारे में, स्वामित्व योजना एंड सो ऑन। तो पंचायत राज पर GVK राव समिति जो है इसका गठन कब किया गया था? तो इसमें बताया गया था कि जो भी ब्यूरोक्रेसी है, जो भी आप देखते हैं DC होते हैं, जो भी SDM होते हैं, वो अलग रहेंगे पंचायती राज मामलों से। तो दोस्तों इस कमेटी का यही उद्देश्य था। कब आई थी ये कमेटी? ये आई थी 1985 में। 1985 में अगर हिमाचल की बात करूं तो इम्पोर्टेंट आपको यह याद रखना है, डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की गई थी नोनी में, सोलन में। ठीक है, उसके बाद मंत्री परिषद का एक सदस्य अधिकतम अवधि तक राज्य विधायिका का सदस्य बने बिना पद पर रह सकता है। सपोज करिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूंगा मनोहर पर्रिकर की, डिफेंस मिनिस्टर थे मोदी सरकार में, बीमार हुए, कैंसर इन्हें था, आप सभी को पता होगा। तो ये उपस्थित नहीं हो पा रहे थे जो सांसद है उसमें। तो दोस्तों इन्हें वार्निंग्स वगैरह मिल रही थी, तो बीमार एक बार ये संसद में आ गए थे, तो इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो उसका यही कारण था कि 6 महीनों के अंदर अंदर जो भी मंत्री परिषद में मंत्री होगा उसे अपनी हाजिरी देनी ही पड़ेगी। तो इन चीज़ों को अच्छे से देख लेना, क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं। बाकी पेड क्रैश कोर्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, समय रहते ज्वाइन कर लेना ताकि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवाएगी। इस वीडियो की PDF फाइल आपको WhatsApp पर ही मिलेगी, तो मैसेज करके ज़रूर ले लेना। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय हिमाचल।